हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रिया। आज हम DSSB के पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है तबुला रस के बारे में। तबुला रस या बच्चों के मस्तिष्क की रिक्त स्लेट अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पहले हम इसमें ये समझ लें कि तबुला रस को क्या कहते हैं। तबुला रस को 11वीं शताब्दी में रिक्त स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट कहा जाता था, और इसकी अवधारणा को फारसी दार्शनिक एविसेना द्वारा विकसित किया गया था। और आज के युग में यानी आधुनिक विचार के अनुसार जॉन लॉक इसके बारे में व्याख्या किए हैं। यानी बच्चों के मस्तिष्क को एक खाली स्लेट किसने बताया है? तो जॉन लॉक ने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक बच्चे को प्रेरित करने की एक विधि संज्ञानात्मक संघर्ष है। यह विधि क्या है? तो इसका आंसर होगा संतुलन। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बच्चे को अगर हमको प्रेरित करना है तो एक तरह से उसके दिमाग में संज्ञानात्मक संघर्ष चलता है कि कैसे करे, क्या होगा, इस तरह का बात उसके अंतर्गत आता है। तो संतुलन पियाजे द्वारा विकसित एक अवधारणा है जो पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी के संज्ञानात्मक संतुलन का वर्णन करती है। इनका कहना है कि पियाजे कहते हैं कि संतुलन जब भी बच्चा के सामने किसी भी तरह का माइंड में इस तरह का उसके कॉग्निशन में संघर्ष चलता है तो एक तरह से उसको बैलेंस बनाता है। और बैलेंस संतुलन जो है वो एक अवधारणा जो होती है, सोच जो होती है, उसका एक डेवलप्ड पार्ट है। जब वो संतुलित कर लेता है तो वो बच्चा एक संतुलन की स्थिति में आ जाता है और वो उस चीज़ को समझ जाता है, और ये उसका जो संघर्ष होता है वो एक तरह से कम होता है या उस पर वो सुधार कर लेता है। और हम बहुत जगह पे देखे हैं कि इससे जुड़े हुए पियाजे से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जैसे रहता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन या फिर समायोजन, जिसको कि एकोमोडेशन कहते हैं। तो हमें बार बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये है क्या। तो आज हम इसको भी समझेंगे। आत्मसातकरण तब होता है जब लोग कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। पहले से मौजूद योजना में नए अनुभव के जुड़ाव को आत्मसातकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आत्मसातकरण, जो भी चीज़ हम पहले सुने हैं, जाने हैं, तो चलिए एक चीज़ हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये चीज़ ऐसा है, और जब हम कुछ नया चीज़ समझते हैं उसी चीज़ के रिगार्डिंग या कुछ डेवलप्ड पार्ट, तो जब हम क्या उस दोनों चीज़ को, दोनों फैक्ट्स को जोड़ देते हैं, यानी कि पहले से जो हमारे अंदर ज्ञान था और जब हम कुछ नया समझे तो वो दोनों को क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है कि हाँ इसके बाद ये होता है या इसमें ये भी शामिल है। तो इसको एक तरह से हम अपना लिए, कुछ नया आया उसको हम एक्सेप्ट कर लिए, तो इसको हम आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहेंगे। दूसरा होता है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। नए अनुभवों को समझने के लिए मौजूदा योजनाओं में संशोधन और नए का विकास को समायोजन कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि पहले से जो हम जानते थे और अभी जो समझे उसको तो हम जोड़ लिए, लेकिन साथ में हम उसमें कुछ चेंजिंग करके कुछ क्रिएटिव कर लिए या कुछ नया चीज़ थिंकिंग अपना डेवलप कर लिए, तो वो क्या हो जाता है, समायोजन यानी एकोमोडेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर। तो मानव विकास में 4 प्रमुख या 3 प्रमुख, यहाँ पे वैसे 3 पूछा है लेकिन मुख्यतः 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जो कि हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, साइको सोशल, और चौथा होता है इमोशनल। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, साइको सोशल मतलब मनोसामाजिक विकास, और इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास। तो इसको हमको याद कैसे रहेगा? जब भी पूछेगा कि मानव विकास के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसको इस तरह से याद करेंगे।
PCSE मतलब एक एग्ज़ाम भी होता है, तो P मतलब फिजिकल, C कॉग्निटिव, PCS तो S से हम साइकोलॉजी इस तरह से जोड़ सकते हैं। P से स्टार्ट होता है लेकिन हम उसको प्रोनाउंसिएशन S से करते हैं, तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। PCS हो गया, उसमें E ऐड करना है, E इमोशनल, तो PCSE मानव विकास के 4 प्रमुख क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी स्थिति और प्रक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध नहीं बनता है तो संबंध की शक्ति कम हो जाती है, यह कहलाता है। मतलब ये है कि हमारे सामने कोई स्थिति आए और हमको एक तरह से प्रतिक्रिया दिखाना था, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो एक तरह से होगा कि या तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाएँ, या हम करने के वो कार्य करने के योग्य नहीं है, वो स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा कब होता है, किस चीज़ की कमी के कारण होती है? तो ये होती है अभ्यास की कमी के कारण। इसको कहते हैं अभ्यास का नियम। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभ्यास का नियम इसमें एक ये भी आता है, उपयोग और अनुपयोग। तो इसमें क्या होगा, उपयोग एक तो है कि हम उसको उपयोग करते हैं तो हमको वो चीज़ माइंड में याद रहता है या हमारे हैबिट में बना रहता है। और एक होता है कि हम उसको काफ़ी लंबे समय से नहीं किए हैं, तो इस कारण से भी हम उसको भूल जाते हैं। तो ये 2 कारण हो सकता है कि जब भी हम संबंध नहीं बना पा रहे, स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय जो संबंध होता है कि हमको कैसा शो करना है, मतलब कैसा एक तरह से हमको एक्सप्रेस करना है कोई भी परिस्थिति आया तो वहाँ पे जो हम कमी होता है वो अभ्यास के नियम के कारण होता है। इसको डिसयूज भी कहा जाता है, जब हम कम यूज किसी चीज़ का करते हैं। अगला है, एक विशेष शिक्षा कक्षा में पूर्णकालिक नियुक्ति को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें विशेष ज़रूरत वाले छात्र आमतौर पर विकासशील छात्रों के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं। इसमें कहना चाह रहा है कि एक विशेष प्रकार का शिक्षा है, इसमें 2 तरह के छात्र हैं, एक जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और एक विकासशील छात्र, मतलब वो नॉर्मल है या फिर उनको एक तरह से डेवलप्ड हैं, और एक है जिनको रिक्वायरमेंट है। तो वो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इस तरह को हम अलगाव कहते हैं। यहाँ पे 2-3 वर्ड और भी रहेगा जिससे कि कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे पृथक्करण हो सकता है। तो हमको इसका डिफिनीशन याद रखना है कि जब भी विशेष ज़रूरत वाले छात्र आमतौर पर विकासशील छात्रों के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं, उसको अलगाव कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अलगाव में शिक्षण विशेष शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षा कक्षाओं को पढ़ाने वाले सहयोगियों के साथ सहयोग करने के अवसर को रोकता है। मतलब हर सभी प्रकार के विद्यार्थी को एक साथ नहीं पढ़ाता है, या फिर वो दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहता है, या दोनों को एक कहें कि अलग अलग पढ़ाता है। साथ में हर चीज़ एक तरह से अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल तौर पे नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि एक विशेष शिक्षा कक्षा में पूर्णकालिक नियुक्ति को अलगाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र आमतौर पर विकासशील छात्रों के साथ, इसमें नीचे में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें होगा कि इसमें पूरा समय नहीं बिताते हैं, बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण है जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता में बाधक डालता है?
यानी कह रहा है कि कैसा लक्षण है जो किसी तरह का डिसीजन लेने में उसको रोकता है या बाधा पहुंचाता है। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि किशोरावस्था के दौरान अमूर्त तर्क की क्षमता बढ़ती है, लेकिन किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन एक ऐसा लक्षण है जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा इसका लक्षण है, तो अमूर्त चिंतन जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता है। क्योंकि कुछ किशोर अमूर्त रूप से उचित तरीके से सोचने में सक्षम नहीं होते हैं या अमूर्त को संभालने में असमर्थ होते हैं। एक तरह से क्या होता है, जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि वो सही जो डिसीजन होता है वो नहीं ले पाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम आता है। तो यही जो एक तरह से लक्षण होता है वो किशोरों में कब दिखता है, जब वो अमूर्त चिंतन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के मैदान के चारों ओर छाया देने वाले वृक्ष लगाने से छात्रों को कैसे मदद मिलती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे ये स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ साइड में हम कोशिश करते हैं कि ट्री सब बच्चे को लगा दें। तो ऐसा मतलब स्कूल के सराउंडिंग में ट्री होना चाहिए छायादार। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारे मन में बहुत तरह की बातें आती हैं कि हो सकता है कि वातावरण शुद्ध रहे या उनको ठंडा फील हो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये इसमें होगा कि वृक्ष की छाया पराबैंगनी किरणों के जोखिम को कम करती है और वायु की गुणवत्ता में सुधार करती है। वृक्ष तापमान को मध्यम रखने और शोर को कम करने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही रीज़न है वो यही है कि वृक्ष की छाया जो होती है वो जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से उसके जोखिम को कम करती है, और ऑब्वियसली इसके चारों ओर का वायु भी एक ऑक्सीजन से भरा पड़ा रहेगा, तो उसके वायु की जो क्वालिटी होगी उसमें सुधार आएगी और जो टेम्परेचर होगा वो भी मध्यम रहेगा। और साथ में जो अगर छायादार पेड़ है तो साउंड सबको आसपास के साउंड को आने से थोड़ा सा रोकने का कोशिश करता है, तो जिससे ये शोर भी कम होता है। अगर घनादार पेड़ होगा तो साउंड डायरेक्ट स्कूल के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसमें जो भी एक्सप्लेन दिया हुआ है वो लोग आप पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरों में स्वयं और साथियों के बीच संबंधों की विकृत छवियों में से कौन सा एक कारक है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे दो छात्र हुए तो अपने बारे में और जो उनके फ्रेंड हैं उनको लेकर कुछ विकृत छवि बनी रहती है। हो सकता है कि कुछ अलग थिंकिंग उनके बारे में बना ले। तो ऐसा जो वो करते हैं वो किस रीज़न से होता है, तो इसमें है कि जब किशोर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं तो स्वयं और दूसरों के बीच संबंधों की दो विकृत छवियां दिखाई देती हैं, जो काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित आख्यायिका है। देखिए यहाँ पे जो है दो चीज़ हमको समझना है कि ऐसा जो होता है, एक होता है काल्पनिक दर्शक के कारण और एक होता है व्यक्तिगत कल्पित आख्यायिका के कारण। तो ये दोनों क्या है, मतलब हम अपने बारे में कभी कभी होता है कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें और अपने ही क्लासमेट या अपने फ्रेंड के बारे में कुछ विकृत छवि बना लें। तो इसमें है कि काल्पनिक दर्शक, किशोरों का मानना है कि वे हर किसी के ध्यान और चिंता का केंद्र हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनको ज़्यादा अटेंशन मिलता है या फिर सब उसके बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से भी उनका जो
सोचने का तरीका होता है वो चेंज होता रहता है। और दूसरा होता है कि व्यक्तिगत कल्पित आख्यायिका, इसमें है निश्चित है कि अन्य लोग उनके बारे में देख रहे हैं और सोच रहे हैं। किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में एक उभरी हुई राय विकसित करते हैं, जो कि एक भावना है कि वे विशेष और अद्वितीय है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने बारे में सोचता है कि हम ज़्यादा बेटर हैं, वो ऐसा मन में अपनी भावना बना लेता है कि हम सबसे अलग हैं, यूनिक है, कुछ हमारे अंदर अच्छा गुण है, तो अपने आप को ज़्यादा वो बेटर समझने लगते हैं। तो ये भी काम होता है कि उसके अंदर जो है दूसरे को लेके विकृत छवि बनती है। तो इसका एक रीज़न ये भी है। तो आज मैंने इसमें कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं अपना लिखा हुआ हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी और इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे लाऊंगी, और टॉपिक वाइज होगा तो मैं धीरे धीरे वो भी क्लियर कराऊंगी। साथ में सीटेट में जो भी पेडागोजी में आए हों तो उसमें जो अलग थोड़ा क्वेश्चन लगे, जो नॉर्मल से थोड़ा हट के या जिसमें डीप कॉन्सेप्ट मांगता है, वो भी मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।